हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जो कि क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। चलिए देखते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, मतलब कहीं ऊंचावच ज़्यादा है, कहीं ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं नीचाई ज़्यादा है। तो स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। तो यही बताया जा रहा है इसमें। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम, या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। तो आंतरिक प्रक्रिया के कारण ये अधिकतर होता है कि पृथ्वी की सतह कहीं बहुत ऊपर होती है और कहीं बहुत नीचे या धंस जाती है। और बाह्य प्रक्रिया कैसे होती है कि स्थल के लगातार बनने और टूटने, मतलब अपरदन और अपक्षय जो होता है, उसके कारण भी ये हो जाता है कि पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को अपरदन कहा जाता है। वही चीज़ बता रही है, इसे बाह्य प्रक्रिया कहा जाता है। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है। सतह निक्षेपण जहाँ होता है वहाँ, या फिर से निर्माण हो जाता है, वहाँ की सतह ऊंचाई पे आ जाती है। तो स्थल रूप में परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रक्रियाओं से होता है? दो होता है। पहला है आंतरिक, दूसरा है बाह्य। और अपरदन बाह्य प्रक्रिया का उदाहरण है। अब पर्वत के बारे में देख लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत जो होता है वह पृथ्वी की सतह की जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है वह होती है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। तो देख लीजिए, शिखर जो छोटा है, ये देखिए शिखर छोटा है और आधार देखिए कितना चौड़ा है। तो पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है। या आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है, सीधी सी बात है। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जिसे हिमानी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो चूंकि यहाँ की जलवायु बहुत कठोर होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों की जो जनसंख्या होती है वो विरल होती है, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पे। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, क्योंकि वहाँ धरातल भी खड़ी ढाल पे वैसे होता है। तो यहाँ हम कैसे बसावट कर सकते हैं? और यहाँ किसी भी तो हम नहीं कर सकते, यहाँ कृषिकार भी हम नहीं कर सकते हैं। तो कृषि योग्य भूमि भी बहुत कम होती है। पर्वत के प्रकार अब देख लेते हैं। दो मुख्य भागों में इसे बांट सकते हैं हम, प्राचीन और नूतन। तो प्राचीन पर्वत देखते हैं। जिस पर्वत का निर्माण 3 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीपीय विस्थापन युग से पहले ही हो गया था, उसे प्राचीन पर्वत कहते हैं। जैसे कि पेनाइन यूरोप में जो पड़ता है, अल्पेशियन अमेरिका, और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन पर्वत मतलब अवशिष्ट पर्वत भी इन्हें कहा जाता है, अपशिष्ट पर्वत भी इन्हें ही कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो प्राचीन पर्वत को अपशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। भारत की जो अरावली श्रृंखला है वह भी प्राचीन पर्वत का ही उदाहरण है। नूतन पर्वत क्या होते हैं? जिस पर्वत के निर्माण तृतीय युग में प्लेटों के अभिसरण से हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसके अनुसार जो पर्वत बने थे उन्हें नवीन वलित पर्वत कहा गया, जैसे कि हिमालय, रॉकी, इंडीज़ आप। तो सबसे नवीन युवा जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? हिमालय है। ध्यान रखिएगा, सबसे नवीन हिमालय हो जाएगी। अब हिमानी के बारे में हम देख लेते हैं। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जैसे कि वो क्या कहलाती हैं? हिमानी कहलाती हैं। श्रृंखला पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकती है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ये सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। तो श्रृंखला क्या होती है? लगातार जो पर्वत की एक क्रम बना रहता है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो ये 1 किलोमीटर तक का भी हो सकता है। ये सब क्या है? पर्वत की श्रृंखला है ना। एक पर्वत तो है नहीं, कई प्रकार, कई मतलब पर्वत मिल रहे हैं इसमें। तो ये क्या है? पर्वत है। ये सैकड़ों किलोमीटर में भी फैले हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हिमालय, आल्प्स, एंडीज़ क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिमानी के बारे में ऊपर जो दिया गया था देख लेते हैं। हिमानी या हिमनद बड़े बड़े हिमखंडों को कहते हैं जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकते रहते हैं। नदी और हिमनद में इतना अंतर है कि नदी में जल ढलान की ओर बहता है और हिमनद में हिम नीचे की ओर खिसकता है। हिमनद बर्फ का एक विशाल संग्रह होता है जो निम्न भूमि की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। तो इतने इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है। अब देख लेते हैं हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है, देख लेते हैं, जिनकी सतह है ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर जो होता है वह शंक्वाकार होता है।
और भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट जो है। हिमालय आल्प्स क्या है, वलित पर्वत की उदाहरण है। और सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की अरावली है। भ्रंशोत्थ पर्वत कौन से होते हैं, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आसपास का जो क्षेत्र है वह दब जाता है तो उसके बगल का क्षेत्र उठ जाता है, तो ये क्या है, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। ऐसे इसमें होता है ना। तो भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि ये भाग जो है, ये भाग धंस जाता है, ये भाग धंस जाता है भूकंप आदि के कारण, और ये भाग ऊपर वैसे ही रहता है, तो ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण हो जाता है। ज्वालामुखी पर्वत आप जानते ही हैं। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जापान की फ्यूजियामा इस तरह के ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। अब हम पठार देख लेते हैं। पठार धरातल का वह स्थान जहाँ की आसपास की ज़मीन पर्याप्त ऊंची होती है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा सपाट या उसे पठार कहा जाता है। तो पठार क्या होते हैं, पठार का मतलब पठार पर्वत में यही अंतर है कि दोनों ऊंचे होते हैं आसपास की ज़मीन से, लेकिन पठार में क्या होता है कि मेज़नुमा आकार होता है, मतलब जो उसका ऊंचाई, जो उसका ऊपरी भाग होता है वह समतल होता है, उसका ऊपरी भाग क्या होता है, प्लेन होता है। आगे देखते हैं। आगे है कि पठार चारों ओर से पर्वत से घिरे हुए होते हैं। ध्यान रखिएगा, पठार जो होते हैं चारों ओर से पर्वत से घिरे हुए होते हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पठारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर पठारों को हम 3 भागों में बांटते हैं। यह काफ़ी विस्तृत और प्राचीन पठार है। आगे देखते हैं, अभी हम इसको देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हम 3 भागों में बांटते हैं वो कौन से हैं, अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार और महाद्वीपीय पठार। इसको ध्यान रखिएगा। अभी उसके अलावा भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये थोड़ा सा अलग है उससे, तो देख लीजिए इसको भी। तो ये जो पठार दिए गए हैं इसमें उदाहरण दे दिया गया तिब्बत का पठार, पेटागोनिया का पठार और दक्षिण भारत का पठार। ये पठार जो है काफ़ी विस्तृत और प्राचीन पठार है। पठार पृथ्वी स्थल भाग के 1/3 पर विस्तृत है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी स्थल के 1/3 भाग में पठार ही हैं, और इसका ऊपरी भाग चपटा होता है। पठारों के निर्धारण में उसकी ऊंचाई से अधिक में तो उसके चपटे होने का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। ध्यान रखिएगा, अंतिम अगला पॉइंट क्या है, विश्व का सबसे विस्तृत पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। यह एक तरफ बड़े बड़े पर्वतों से घिरे होते हैं पठार जो है, दूसरी ओर समुद्र या मैदान से घिरे होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए अमेरिका के पेटागोनिया पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार दक्कन है। ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे ऊंचे पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है, या बेहद ही विशाल पठार है, उठी हुई या सपाट भूमि होती है। आगे देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक दूसरा दिया गया है, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका का जो पठार है वह सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो जो पठार होते हैं खनिज से भी भरपूर होते हैं। आगे लेते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ध्यान रखिएगा, तो इसमें बताया गया है प्रशांत महासागर में स्थित पर्वत है जिसकी ऊंचाई एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पर्वत में देना चाहिए था लेकिन इसमें दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। पठार के प्रकार कौन से हैं, अंतरा पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार और महाद्वीपीय पठार। देख लेते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार चारों ओर से ऊंची पर्वत श्रेणियों से पूरी तरह या आंशिक रूप से घिरे भूभाग को अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो चारों ओर पर्वत से घिरे होने के कारण ये अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। और इसमें देख लेते हैं, संसार के अधिकांश ऊंचे पठार इसी श्रेणी में आते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर होती है। तिब्बत का विस्तृत एवं 4500 मीटर ऊंचा यह वलित पर्वत जैसे हिमालय, काराकोरम, क्यूनलून, तिएनशान से दो ओर से घिरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, तो तिब्बत का जो पठार है, जो सबसे बड़ा पठार है विश्व का, वो भी अंतरा पर्वतीय पठार का ही उदाहरण है और बहुत सारी बड़ी बड़ी श्रेणियों से घिरा हुआ है। कोलोराडो का पठार जो है वह दूसरा उदाहरण है इसका है कि अंतरा पर्वतीय पठार का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके नदियाँ ने ग्रैंड कैनियन तथा अन्य महाखंडों को काटकर बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम। आगे है कि पीडमोंट या गिरिपथ पठार देख लेते हैं। पर्वत के पदों में स्थित अथवा पर्वतमाला से जुड़े हुए पठारों को जिनके दूसरी ओर मैदान या समुद्र हो गिरिपथ पठार कहा जाता है। तो इसको देख लीजिए इमेज कि पर्वत के पदों में स्थित
अथवा पर्वतमाला से जो जुड़े हुए पठार होते हैं और जिनकी दूसरी ओर मैदान या समुद्र हो, गिरिपथ पठार कहा जाता है। मतलब कि पर्वतों से जुड़े होते हैं और इनके अगली श्रेणी में क्या होता है, इनके आगे क्या होता है, दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है, इसे गिरिपथ पठार कहा जाता है। इन पठारों का क्षेत्रफल प्रायः कम होता है, ध्यान रखिएगा, और इन पठारों का निर्माण कठोर शैलों से होता है। भारत में मालवा पठार, दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया का पठार जिसके एक ओर अटलांटिक महासागर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत और अटलांटिक तटीय मैदान के बीच एप्लेशियन पठार इसके उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और इन्हें अपर्दन के पठार भी कहा जाता है। इनके चूँकि बहुत सारे कारक होते हैं जिससे इनका पर्दन होता है, इसलिए इन्हें अपर्दन का पठार भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। महाद्वीपीय पठार धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पर लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। महाराष्ट्र का लावा पठार, उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी पठार इस प्रकार के पठारों के उदाहरण हैं। इनको निक्षेपण का पठार भी कहा जाता है। तो महाद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है, निक्षेपण का भी पठार कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि भारत का विशाल पठार, ब्राज़ील का पठार, अरब का पठार, स्पेन, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के पठार, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के पठार महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण हैं। तो 3 प्रकार के पठार आप लोग देख लिए होंगे, कौन कौन से। अंतरा पर्वतीय पठार जो पर्वतों के बीच में पाए जाते हैं, गिरिपथ जो पर्वतों की श्रृंखलाओं के साथ ही रहते हैं और जिनकी दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है, और इन्हें अपर्दन पठार भी कहा जाता है। महाद्वीपीय पठार को निक्षेपण पठार भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि धरातल के बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने के कारण या बहुत बड़े भाग पर लावा की परतों के काफ़ी ऊंचाई तक जाने के कारण महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। जैसे कि देख लीजिए फिगर बना है, तो लावा की ऊंचाई जाने के कारण ऐसा हो रहा है। आगे देख लेते हैं मैदान। धरातल पर पाई जाने वाली समस्त स्थलाकृतियों में मैदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अति मंद ढाल वाली लगभग सपाट या लहरिया निम्न भूमि को मैदान कहा जाता है। मैदान धरातल के लगभग 55% भाग पर पहला इंपॉर्टेंट है। ये संसार के अधिकांश मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने होते हैं। आगे है कि मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। तो ये समुद्र तल से 200 मीटर तक ऊंचे नहीं जा सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। तो नदियों के द्वारा निक्षेपण के कारण मैदान बने होते हैं। एशिया में स्थित गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान प्रमुख उदाहरण है। मनुष्य के रहने के लिए, खेती के लिए मैदान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैदान के प्रकार दिए गए हैं, 4 हैं। संरचनात्मक मैदान, अपर्दन द्वारा मैदान, और 3 है निक्षेपण द्वारा मैदान। तो अपर्दन द्वारा बने मैदान को तो हम जान ही लेते हैं कौन से हैं, कि जो अपर्दन के कारण बन जाते हैं। निक्षेपण मतलब क्या होता है कि जब अपर्दन जहाँ होता है उसकी दूसरी जगह पर निक्षेपण होता है, तो निक्षेपण द्वारा बने मैदान होते हैं। संरचनात्मक मैदान देख लेते हैं कि इन मैदानों का निर्माण मुख्यतः सागरी तल अर्थात महाद्वीपीय निम्नमग्न तट के उत्थान के कारण होता है। ऐसे मैदान प्रायः सभी महाद्वीप के किनारों पर मिलते हैं। मतलब सागरी तल पे जो निक्षेपण होता है उसके कारण ऐसा होता है। मैक्सिको की खाड़ी के सहारे फैला संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी मैदान इसका उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है। भूमि के नीचे धंसने के कारण भी संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। तो भूमि के नीचे धंसने या ऊपर उठने के कारण ऐसा निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती मैदान का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। अपर्दन द्वारा बने मैदान कौन से हैं? पृथ्वी के धरातल पर निरंतर अपर्दन की प्रक्रिया चलती है, जिससे दीर्घकाल में पर्वत तथा पठार, नदी, पवन और हिमानी जैसे कारकों द्वारा घिसकर मैदान में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल नहीं होते हैं। कठोर शैलों के टीले बीच बीच में खड़े रहते हैं। उत्तरी कनाडा एवं पश्चिम साइबेरिया का मैदान अपर्दन द्वारा बने मैदान है। अपर्दन द्वारा बने मैदानों को संप्राय भूमि या पेनी प्लेन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी के धरातल पर निरंतर अपर्दन क्योंकि चलता ही रहता है, जिससे दीर्घकाल में पर्वत तथा पठार जो होते हैं वो नदियाँ, पवन, हिमानियों के कारण घिसकर मैदानों में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार बने मैदान को पूर्णतः समतल कहा जाता है। मतलब पर्वत घिसते रहते हैं लगातार, और घिसने के कारण एक समय ऐसा आता है कि मैदान में बन जाते हैं, लेकिन ये पूर्णतः समतल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अपर्दन द्वारा बना मैदान कहा जाता है। निक्षेपण द्वारा बने मैदान क्या है? ऐसे मैदानों का निर्माण नदी, हिमानी, पवन आदि तथा संतुलन के कारण द्वारा ढोए अवसादों से झील या समुद्र जैसे गर्तों के भरने से होता है। तो मैदानी जो ये निक्षेपण वाले मैदान है, इसमें क्या होता है, नदी, हिमानी आदि जो निक्षेपण लाती हैं, अपने साथ अवसाद लाती हैं, उनके द्वारा बनता है। ध्यान रखिएगा, जब मैदानों का निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे नदीकृत या जड़ोड़ मैदान भी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप का सिंधु गंगा का मैदान, उत्तरी चीन का हांगहो का मैदान, इटली में पो नदी द्वारा बना लोम्बार्डी का मैदान और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान
जलोढ़ मैदानों के विशिष्ट उदाहरण हैं। मतलब जब नदी निक्षेपण अवसाद को लाती है, अवसादों का निक्षेपण करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान कहा जाता है। जब मैदानों का निर्माण झील में अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसे सरोवरी या झील मैदान कहा जाता है। कश्मीर और मणिपुर की घाटियाँ भारत में सरोवरी मैदानों के उदाहरण हैं। जब मैदान का निर्माण हिमानी द्वारा ढोए पदार्थों के निक्षेपण से होता है तो उसे हिमानीकृत या हिमोड़ मैदान कहा जाता है। जैसे कि कनाडा और उत्तर पश्चिमी यूरोप के मैदान हिमानीकृत मैदान के उदाहरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन होती है तो लोयस मैदान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो आप जान ही लेंगे, उदाहरण इंपॉर्टेंट है सबका, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन होता है तो लोयस मैदान बनती है। उत्तरी पश्चिम चीन के लोयस मैदान का निर्माण पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए सूक्ष्म धूल कण का निक्षेपण से हुआ है। तो उत्तरी पश्चिमी चीन का जो मैदान है वह लोयस मैदान का उदाहरण है। आगे देखते हैं मैदानों का आर्थिक महत्व क्या होता है कि उपजाऊ मृदा देते हैं मैदान हमें, जिसमें हम खेती कर सकते हैं। उद्योगों का विकास भी मैदानों में ही होता है। सभ्यताओं का केंद्र भी मैदान ही है क्योंकि यहाँ विभिन्न चीज़ें हमें मिल जाती हैं आसानी से। नगरों की सभ्यता भी मैदानों में ही होती है, विभिन्न सुविधाएं मैदानों में ही क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? मैदानों की आर्थिक महत्व है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।